हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। क्या हालचाल है आप सभी के। फटाफट से एक बार मुझे फायर इमोजी भेज दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि सब कुछ बढ़िया है, मेरी आवाज़ प्रॉपर आप तक आ रही है और मैं प्रॉपरली आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल क्या हालचाल। तो स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के लिए जो सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा सा जो बेच है आपका परिश्रम बेच, उसकी बायोलॉजी की पहली क्लास के अंदर। आई होप सो आप सभी बहुत बहुत शानदार होंगे, बहुत ही मस्त होंगे आप, और अपनी क्लास 12th की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करने के लिए एकदम फुल जोश के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में और फुल एनर्जी के साथ में हमारे साथ रेडी होंगे। यस या नो, यस या नो। तो क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है एकदम प्रॉपरली, मैं दिखाई दे रहा हूँ। हेलो क्या हालचाल क्या हालचाल। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास में फिलहाल की कंडीशन में। दो तरह से मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो एप्लीकेशन में भी कुछ बच्चे हैं और वाईटी के ऊपर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग की जो बेटा कुछ क्लासेस हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि परिश्रम बेच का जो फर्स्ट वीक की जितनी भी क्लासेस हैं वो आप सभी यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए क्या रखी गई है, फ्री रखी गई है, ताकि आप में से अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई इस बेच के रिगार्डिंग कुछ ऐसे समस्या हो कि लेना है नहीं लेना है, ऐसी कोई अगर दुविधाएं हो, तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आपको क्या आ जाए, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए, आप सभी को ये चीज अंदर से इंश्योर हो जाए कि हाँ ये एक बेस्ट बेच होने वाला है आप सभी के लिए, और आपकी तैयारी इस बेच के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरह से होने वाली है। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सभी के नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इधर भी बहुत सारी स्क्रीन पे नाम चल रहे हैं और इधर भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, आपके नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आध जो नाम मुझे दिख जा रहे हैं। आदित्य भाई है हमारे पास में, श्वेता जी है हमारे पास में, भारती जी हमारे पास में, और इधर के साथ में हमारे पास में संस्कारी ही नाम है, हाँ जी शॉर्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राजन जी है हमारे पास में। क्या हालचाल है बच्चा जी। शिव जी है हमारे पास में। कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं आप सभी। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से पहली सी क्लास के अंदर। परिश्रम बेच का ये आज का पहला सा लेक्चर, जिसके अंदर बायोलॉजी की आपकी ये पहली क्लास, और उसके अंदर आपका ये प्यारा सा अध्यापक आप सभी का स्वागत करता है इस बेच के अंदर, और आप सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारी आज के इस सेशन की बहुत सारी बातें, और पहली इस क्लास के अंदर होने वाली धुआंधार 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 से जो कॉन्सेप्ट है उनकी शुरुआत है। यस, तो रेडी हैं आप सभी, क्या बोलते हैं आप। हेलो 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 बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का प्यार देख करके, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। आज के इस सेशन की अगर हम बात करें तो क्या हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड की अगर हम बात करें तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारी यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, नाम है उसका हमारे पास में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं क्या, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर से हमारे पास में हमारा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो क्या होता है, शुरू होता है, और हमारी जो क्लास है वो भी यहीं से क्या होती है बेटा जी, शुरू होती है। ठीक है ना, अपना जो बेच, अपनी जो बायोलॉजी की क्लासेस है वो इसी चैप्टर से क्या होती है, शुरू होती है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में आज के इस लेक्चर के कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे, मैं पहले तो इस चैप्टर का जो कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, वैसे तो मुझे पता है कि भाई हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चों को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो कि जो प्लांट होते हैं इन्हें हम कुछ अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे अवध बेच वाले भी हों, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से क्या किया है, हर चीज को पढ़ा है, और बाकी की भी बच्चों को ये चीज पता होती है कि जो प्लांट होते हैं इन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। तो प्लांट के अंदर एक बड़ी स्पेशल सी कैटेगरी होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। ठीक है ना, और उन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरह से वो अपनी नई जनरेशन को लेकर के आते हैं, किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन होता है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ इंट्रोडक्शन वाला कुछ हमारा पार्ट होने वाला है, और देन इसके बाद में जो हमारे पास में चीजें शुरू होंगी बेटा, उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो होता है क्या, फ्लावर के बारे में, पुष्प के बारे में। तो सबसे पहली जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है हमारे पास में, पुष्प। अटेंडेंस कैसे लगाएं, अटेंडेंस
अटेंडेंस आप इस पूरे सेशन और इस पूरे बैच के एंडिंग में लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बस आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन यही है बेटा कि आप बस मेरे साथ साथ मेहनत करें। आपको बायोलॉजी के अंदर की हर एक चीज इतने बेहतरीन तरह से आपको बताई जाएगी, सिखाई जाएगी कि आपको लॉन्ग टर्म तक आगे जाकर के किसी भी एग्जाम को यदि अगर आपको देना है तो वहां भी आपको इस बंदे की याद आएगी, ठीक है ना। यस, ओके 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 ओके। हाँ जी, मन में थोड़े से कंफ्यूजन है कि सर ये बॉटनी वाला पार्ट है। हाँ जी बेटा, बॉटनी और जूलॉजी जो भी जितना भी पोर्शन है, चाहे वो बॉटनी का हो या जूलॉजी का हो, वो पूरा कंप्लीटली मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी मीडियम वाले बैच के अंदर, ठीक है ना मेरे लाल। चलिए, तो फर्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक होने वाला है बेटा वो है हमारा क्या, पुष्प या फ्लावर। देन इसके बाद में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पुमंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, या फिर इसी को हम बोल देते हैं क्या, स्टेमेंस। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके सर, ऐप पर क्लास क्यों नहीं चल रही है बेटा? इनिशियल स्टेज की जो हमारी फर्स्ट वीक की क्लासेज है वो वाईटी के ऊपर क्या करिए, अपने फ्री रखिए, बट इस समय एप्लीकेशन पर भी ये क्लास चल रही है और मैं सामने एप्लीकेशन पे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, उनके कमेंट्स देख पा रहा हूं। तो एप्लीकेशन पे भी ये क्लास चल रही है और वाईटी पर भी ये क्लास चल रही है, ठीक है ना। बट फिर भी आपको अगर कोई दुविधा आ रही होगी तो फर्स्ट वीक के बाद में सारी की सारी जो हमारे परिश्रम बेच की क्लासेज हैं वो कंप्लीटली कहां पर फोकस हो जाएंगी, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ जी, और क्या डिस्कस करने वाले हम, जायांग के बारे में, पिस्टिल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और देन इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे हमारे जो टाइप्स ऑफ कॉर्पल्स होते हैं या फिर जो जायांग होते हैं, इसके प्रकार के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यस, उड़ान बैच कब स्टार्ट होगा बेटा? आपका क्लास 10 तो उड़ान यूपी बैच बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अभी जस्ट कल की ही बात अगर हम करें तो बिहार बोर्ड का एक बहुत बेहतरीन सा रिजल्ट आया है, और भी कुछ एक दो चीजें चल रही हैं, इसकी वजह से जो बैच है वो उसका अभी तो फिलहाल ब्रिज कोर्स चल रहा है, और देन फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका प्यारा सा बैच स्टार्ट होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज बेहतरीन तरह से आपकी चलेगी और समय से पहले आपका जो सिलेबस है वो भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। डोंट टच बरी। हाँ जी, तो आज के ये हमारे क्या होने वाले हैं बेटा, टॉपिक्स होने वाले हैं, आज के इस लेक्चर के टॉपिक्स होने वाले हैं। लेकिन चूंकि आज का ये जो पूरा सेशन है ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, पहली हमारी क्लास है, तो इसके अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें। जैसे सबसे पहली चीज बेटा, आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है या फिर जो सबसे बड़ा दुविधा आता है वो यही आएगा कि सर जी नोट्स को हम कैसे बनाते हुए चलेंगे आपके साथ पे। तो इसके लिए ध्यान रखना, आपको अगर हो सके तो, ये मेरा सजेशन है, ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बाधित नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं आपको तो ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मेरा सजेशन है, और वो सजेशन मतलब ऑब्वियसली बात है कि बेहतर होगा, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। सजेशन ये है कि एक कॉपी इस तरह की रखिएगा जो कि स्पाइरल बाइंडिंग वाली होगी, ठीक है ना, और इस कॉपी को मैं जनरली बोलता हूं शॉर्ट नोट्स कॉपी। क्या बोलता हूं? शॉर्ट नोट्स। हमारे पास में क्या रहेगी, ये कॉपी रहेगी, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स कॉपी। इसका नाम भले ही मैंने बेटा शॉर्ट नोट्स कॉपी रखा है, लेकिन इस पूरी की पूरी कॉपी के अंदर आपकी क्लास 12th बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, ठीक है ना, एनसीईआरटी, पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है बेटा, वो आपको इस शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी के अंदर देखने को मिल जाएगी। हर एक शब्द, हर एक छोटी सी बात, हर एक पॉइंट, हर एक एग्जाम्पल, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं होगी जो हम शॉर्ट ट्रिक में या फिर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस कॉपी में नहीं लिखेंगे। हर एक चीज हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे। क्लियर है ना? क्या फायदा हो जाएगा इसका? फायदा ये हो जाएगा बेटा कि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जिसके कॉन्सेप्ट, जिसकी लाइन आपको आगे जाकर के भविष्य में किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्या आएगी, काम में आएगी। अभी भले ही आप क्लास 12th में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में जाकर के आपका कुछ मूड बन जाए, हो जाए कि भैया नीट एग्जाम देना है, या फिर हो सकता है आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए कि सर जी हमें तो क्या करना है, कोई डिफेंस का एग्जाम देना है, या फिर ये मन में इच्छा आ जाए कि हमें तो कोई दूसरा क्या करना है, एग्जाम देना है, गवर्नमेंट एग्जाम देना है, जैसे कि लाइक रेलवे वगैरह। कोई सा भी एग्जाम, फलाना ढिमकाना XYZ, किसी भी एग्जाम को अगर आपको देना है, वहां पर अगर बायोलॉजी आ रही है तो ये यकीन मानिएगा कि ये शॉर्ट नोट्स की जो कॉपी होगी, जिसमें आप अपने बेकार से अक्षरों से, अपनी बेकार सी हैंडराइटिंग से जो भी चीज लिखेंगे वो बहुत कमाल की होंगी, क्योंकि उन चीजों को मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना।
तो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली है, शॉर्ट नोट्स कॉपी आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। वैसे मैंने सिलेबस डिस्कशन वाले उसमें भी ये चीज़ आपको बताई थी, बट फिर भी आज और मैं एक बार क्या कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जरूरी बात है, हो सकता है बेटा कि आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हो और उनका जवाब मैं डायरेक्टली आपको नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे सामने रनिंग में चल रहे हैं और लेक्चर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से इंटरेक्शन में करूंगा। जहां बीच में स्पेस मिलेगा वहां पर मैं आप लोगों के कमेंट्स देख करके और उसको क्या करूंगा, जवाब भी दूंगा। ठीक है ना, टेंशन मत लेना। बहुत अच्छी बात है, एक बच्चे ने पूछा है सर जूलॉजी और बॉटनी की कॉपी अलग अलग बनाए। अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है बेटा जी, एक में ही अगर लेकर के चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें अलग अलग रखना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो 250 से 300 पेज की कॉपी आप ले रहे हैं स्पाइरल बाइंडिंग वाली, 300 पेज की ये जो कॉपी आप ले रहे हैं बेटा, इसे आप क्या कर लीजिए, 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। ठीक है ना, कितने हिस्सों में बांट लीजिएगा, 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। स्टार्टिंग वाला जो पूरा की पूरा इसका हिस्सा होगा वो बॉटनी के लिए हो जाएगा और पीछे वाला जो रहेगा वो आपका जूलॉजी के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, ओके मेरे लाल। ठीक है ना। रितेश कुमार जी ने पुष्प के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना भी शुरू कर दी है, उन्हें डेफिनेशन या फिर जो लाइन है वो याद है। बहुत अच्छी बात है बेटा रितेश। मेरी बात क्या आप तक पहुंच रही है, क्या मेरी बातें आपको सही लग रही है, क्या मेरी बातें आप तक पहुंच रही है? तो एक बार फटाफट से क्या कर दो, फायर इमोजी भेजते हुए चलो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी जो बातें हैं, मेरे जो दिल की बातें हैं वो आप तक पहुंच रही है। यस, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना, ओके। हाँ सर जी हमने तो कॉपी खरीद लिया है, अब क्या करें, आपने तो स्पाइरल बाइंडिंग वाली। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर नहीं खरीदा है तो ठीक है ना, अगर नहीं खरीदा है तो ये वाली लेना है, और अगर दूसरी भी कोई सी ले ली बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक सजेशन मैंने दिया है कि अगर ये वाली लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, सजेशन दिया है। बट कोई दूसरी भी अगर ले रखी है तो भी उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये तो एक ऐसी चीज रहेगी, ये तो एक ऐसी कॉपी रहेगी बेटा, इससे आपको फायदा होगा 2 से 3 चीजों में। पहला जो फायदा आपको देखने को मिलेगा वो ये रहेगा कि क्लास 12 का जो एक ब्रॉड सिलेबस है, मतलब एक बहुत ज्यादा बड़ा जो सिलेबस है, वो बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको इस कॉपी में देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ पूरा आप अपने हाथ से रख लोगे इसमें। जब रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने शॉर्ट नोट्स के द्वारा बहुत बेहतरीन तरह से क्या कर सकते हो, इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। सर एप्लीकेशन पर लाइव क्लास कब चलेगा बेटा? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि अभी भी एप्लीकेशन पे चल रही है। बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स मेरे पास में एप्लीकेशन वाले भी दिख रहे हैं और वाईटी वाले भी दिख रहे हैं, बट 1 वीक के बाद में कंप्लीटली ये जो बैच होगा वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही चलेगा। हाँ जी, क्लियर है। दूसरी चीज, रिवीजन में तो हेल्प कर दिया, और लॉन्ग टर्म में आपको किसी एग्जाम में देना है तो वहां पर भी जाकर के ये क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। प्लस इस शॉर्ट नोट्स कॉपी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट बेटा जो आपको देखने को मिलेगा वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे बेटा वो इस शॉर्ट नोट्स कॉपी से आप बहुत इजीली क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं जो 1 मार्क में आते हैं, 1 नंबर के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उन्हें भी आप बहुत बेहतरीन तरह से क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, क्लियर है। चलिए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का क्या सर? आगे की कहानी आती है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमें तो बोर्ड एग्जाम भी देना है, ये एग्जाम तो सर हमें देना नहीं है, हमें तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे ही फोकस करना है। तो उसके लिए बेटा एक छोटी सी ये वाली कॉपी भी आपको रखना है। छोटी सी का मतलब ये नहीं कि जो टेस्ट देते हैं अपन वो वाली कॉपी रख ली 20-25 रुपए वाली, नहीं, कम से कम इसमें भी बेटा 200 पेज तो होना ही चाहिए। और इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, जो मैं आपको लेक्चर के दौरान क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बेटा, इस कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। उन क्वेश्चंस को आपको इस कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर अभी एक बता देता हूं। यहां पर मैंने कोई एक सवाल करवाया, कहां गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर क्या किया, ये एक सवाल करवाया है। अब ये सवाल 3 नंबर में या 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, और ये सवाल जब मैं आज के इस लेक्चर में इसे कराऊंगा तो इस सवाल को आपको कहां नोट डाउन करना है बेटा, इस क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। कोशिश करना है कि डेली के बेटा 2 से 3 क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी 2 से 3 टॉपिक पढ़ा दे रहा हूं, उन्हें क्या करना है, साथ के साथ में रिवाइज करते हुए चलना है। तो ये क्वेश्चन आंसर वाली हमारे पास में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। बोलो क्लियर है?
क्वेश्चन आंसर वाली क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है ना, 2 से 3 टॉपिक जो भी मैं पढ़ा दूं बेटा, कोशिश करना कि उन टॉपिक्स को, उन चीजों को आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है ना, याद करना है। जैसे ही मैंने आपसे कहा याद करना है, तो आपके दिमाग में एक शब्द आ गया होगा कि क्या रट लेना है? नहीं, ये पता नहीं किसने दिमागों के अंदर एक बात डाल दी है, एक शब्द डाल दिया है, रटने वाला। रटने का मतलब ये होता है बेटा कि आपने किसी चीज को न समझा न पढ़ा और उसको क्या कर लिया, डायरेक्ट याद कर लिया, तो उसको रटना बोलते हैं। लेकिन जब हमने किसी चीज को समझ लिया और उसे हमारे दिमाग में यदि हमें उतारना है, तो उसके लिए हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसे हम बोलते हैं याद करना या फिर मेमोराइज करना या लर्न करना। तो कोशिश करना कि जो एक लेक्चर में मैंने चीजें आपको पढ़ा दी, वो आप उसी दिन क्या कर लो, लर्न कर लो, याद कर लो। ठीक है, बोलो क्लियर है? इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि बहुत ज्यादा अपने पास में क्वेश्चन आंसर बनेंगे। सिलेबस जो होगा वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत आने लगेगी, सर लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे याद करें, प्रॉब्लम आने लगेगी। और आपका यही मेन डाउट रहेगा कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। तो बेटा ये कोशिश करना कि इनिशियल स्टेज से ही जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लर्न करते हुए चलो। ठीक है ना, ये मेरे आज की इस सेशन की स्टार्टिंग का जो मैं कुछ समय ले रहा हूं, ये मेरी उम्मीद है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को बेटा अपने साल भर की इस जर्नी के अंदर याद रखोगे। बीच बीच में मैं आकर के आपके जो जख्म है, आपका जो चीजें हैं, उनको ऐसा कुरेदते हुए जाऊंगा, थोड़ा सा नमक डालते हुए जाऊंगा, थोड़ा सा रियलाइज कराता हुआ जाऊंगा कि हाँ आप के अंदर वो चीज बनी रहे, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं समय के साथ में। ठीक है ना, तो इसलिए मैं वक्त आने पर आपको कराता हुआ जाऊंगा। ये चीज बहुत बहुत जरूरी है मेरे लाल, इस चीज को मतलब ध्यान रखना। ठीक है ना, ये जो मैंने स्टार्टिंग की बात बताई, ये जो स्लाइड बताई, ठीक है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इस पूरे के पूरे फॉर्मेट पर बेटा जी आप चले, पूरे बैच के साथ में, पूरे सफर के साथ में, तो यकीन मानो नवंबर एक ऐसा महीना होगा, उस नवंबर के महीने में आप खुद मेरे लिए बोलोगे कि हाँ सर ने जो चीज भी कही थी, जो बात भी कही थी, वो बेस्ट बात थी। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। आपको ऑलरेडी बेटा ये पता होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है आपका। नहीं पता है तो मैं बता दूं एक बार फिर से, क्योंकि आप जस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर ही रहे हो। आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, 4 मार्क्स के लिए, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, डेफिनेट क्वेश्चन आंसर आते हैं 5 मार्क्स के, मतलब 5 क्वेश्चन हो गए। ये 9 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जो आप डायरेक्टली शॉर्ट नोट से कर पाओगे। ठीक है ना, शॉर्ट नोट से। और इसमें से एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो अपने शॉर्ट नोट से बाहर चला जाए। क्लियर है? देन इसके बाद में अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो अपने क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है ना, वैसे ये ऑलरेडी हम एग्जाम पैटर्न जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अपने सिलेबस डिस्कशन वाले। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बड़ा ही सरप्राइजली बता रहा हूं, ठीक है ना, ये बात किसी को बताना मत, तुम लोगों को कसम है, ये बात किसी को बताना मत। देखो एक चीज बता देता हूं मैं, जो अवध बैच था लास्ट ईयर का, क्लास 11 का, बहुत सारे बच्चे थे, और अवध बैच के बच्चों के साथ में एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत बोल सकते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा एक गिफ्ट ये रखा गया था, एक छोटा सा तोहफा ये रखा गया था कि अवध बैच वाला कोई भी हमारा जो बच्चा है वो अगर परिश्रम बैच में आ रहा है तो उसे कुछ ऑफ मिल जाए हमारी तरफ से, कुछ उसको छूट मिल जाए। बट हमने वो कोशिश की और वो सब कुछ किया, और मतलब ऊपर से बात करके और किया कि भाई उनको थोड़ा सा छूट मिल जाए, और एक कूपन कोड भी उनके लिए लिया था। बट चूंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उन्होंने अपना भला तो किया ही किया, अपना भला करवाया तो करवाया ही कराया, लेकिन उस चीज को मार्केट में भी क्या कर दिया, सर्कुलेट कर दिया, फैला दिया। ठीक है ना, मतलब वो एक ऐसा कूपन कोड है जो आज के समय में बहुत वायरल हो गया है। ये बात मैं बता दे रहा हूं तुम लोगों को स्पेशली, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा बच्चा हो, वैसे तो लगभग ये सभी को पता चल गया है कि जो परिश्रम बैच है, अगर आप ये कूपन कोड अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो 200 का इसमें ऑफ, ये चूंकि अवध बैच के बच्चों के लिए दिया गया था, पर अब ये ऐसा रहा नहीं है कि सिर्फ अवध वालों के लिए ही रहे, क्योंकि ये लीक हो गया है, सबको ये पता चल गया है। ठीक है ना, तो देख लो भाई, तुम्हारे जो अवध वाले हैं वो बहुत बड़े वाले निकले, उनके लिए हमने कुछ सरप्राइज, एक छोटा सा एक तोहफा दिया था, बट उन्होंने
कोई बात नहीं। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी नहीं भी परचेस किया है तो देन आप ये अगर यूज करेंगे 200 का ऑफ मिल जाएगा। चलो, ये तो कुछ अलग बातें थी। बस 2 मिनट का और समय दीजिए, फिर उसके बाद में हम हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे टॉपिक के ऊपर क्या हो रहा है बेटा आ रहे। एक छोटी मोटी सी मैं बात बता दूं, हमारी पूरी की पूरी इस जर्नी के अंदर हम जो भी क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे, जो भी हमारे पास में क्वेश्चन आंसर हमारे पास में रहेंगे, वो बेटा एनसीईआरटी की लाइन से ही हम उसका क्या करेंगे, आंसर बनाएंगे। ठीक है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट मैं बता देता हूं। मेरा पढ़ाने का ये तरीका रहेगा कि अगर हम कोई क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हैं, तो वो कहीं भी इधर उधर किसी बुक से नहीं रहेगा, वो एनसीईआरटी की लाइन से ही वो आंसर बनाया हुआ रहेगा। इसका फायदा ये है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर हम अभी भी क्वेश्चन आंसर अगर याद कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में हमारी जो एनसीईआरटी है उससे हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बेटा आज के समय में हर एक एग्जाम के अंदर है। अगर कोई बंदा यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, तो वो भी क्लास 8 की, क्लास 9 की, क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नीट में तो खैर भगवान है एनसीईआरटी, लेकिन बाकी एग्जाम में भी एनसीईआरटी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा, जो करवाऊंगा, वो भी अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ही रहेगा। ये बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि नोट्स, जो भी चीजें अपनी क्लास की है उसको कंप्लीटली नोट डाउन कीजिएगा, बेहतरीन तरह से उसको पढ़िएगा। इसके अलावा आपसे कोई एक्स्ट्रा वर्क या फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा, प्रीवियस पीवाई के क्वेश्चन वो भी आपको साथ के साथ हम करेंगे, उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये मान के चलिए कि इस बेच के बाद में आपको अगर मैं भी अगर आऊं और बोलूं कि बेटा ये बेच ले लो, तो कोई सा भी बेच लेने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। इसी में हर एक चीज अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलो, तो ये हमारे पास में ओवरऑल बहुत बातें थी। अब शुरू करते हैं हम हमारा आज का ये सेशन, ठीक है ना। यस, आर यू रेडी गाइज? बताओ, आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाँ जी, आर यू रेडी? में थोड़ा पास आ जाऊं भाई, चश्मा लगा है, दूर से कमेंट दिख नहीं रहा। उत्तराखंड बोर्ड से हो, क्या ये बेच ले सकते हैं? डेफिनेटली बेटा, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, कोई दिक्कत आपको 1% की नहीं आने वाली है, ठीक है ना। एक रत्ती भर की दिक्कत आपको नहीं आने देगा आपका भाई, ठीक है ना। क्लास 10 के लिए उड़ान यूपी बोर्ड, उड़ान यूपी का एक बैच चलता है बेटा। वो लास्ट ईयर की बात है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने इनरोल किया था। बिहार वाले बच्चे भी थे उसमें, झारखंड वाले बच्चे भी थे, हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे भी थे, राजस्थान बोर्ड वाले। उन्हें मैं एक ही लाइन बोलता था कि बायोलॉजी पे पूरा भरोसा, ट्रस्ट रखिएगा भाई के ऊपर। मैं जो भी चीज बताऊंगा वो हर एक बोर्ड के लिए, चाहे मैं यूट्यूब पे आऊं या मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाऊं, सबके लिए है। और उसी बेस से बेटा बिहार बोर्ड के अंदर क्लास 10th में 2nd रैंक आई है, 3rd रैंक आई है बेटा, 10th रैंक भी आई है उससे, ठीक है ना। और वही वो बच्चों ने मतलब कंप्लीटली इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था हमारे ऊपर, जो भी चीज हमने पढ़ाई उस चीज को उन्होंने पढ़ा, ठीक है ना। जस्ट कल परसों की ही ये बात है। हाँ हाँ हाँ, और मुझे भरोसा है कि तुम लोग भी उन्हीं में से निकल करके आओगे। और जब ये हमारा आज का मतलब हमारा ये जो पूरा बेच की जब जर्नी एंडिंग पे पहुंचेगी, तो मुझे पता है कि वही चीज, वही फील, और जो इस समय उन बच्चों ने मेरे लिए मतलब हमें एक इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया, वही रिजल्ट आप भी हमें दोगे, ठीक है ना। ये मुझे भरोसा है। चलो, अगर कोई बच्चे अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश बेच वाले भी अगर देख रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। वैसे तो आपकी जो क्लासेस हैं वो भी आपकी साइड से अपलोड होंगी, या फिर मतलब मैं जाते जाते आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे जाऊंगा। बट अगर आप अभी इसे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलो, बहुत बातें हो गई बेटा, आप पढ़ाई करते हैं जस्ट। चलो चलो चलो, ठीक है ना। सुनो, बहुत सारी बातें हो गई, अब जरा ध्यान से सुनो। शुरू करें शुरू करें शुरू करें। वो खेलते थे ना कि पहले अंताक्षरी वाला एक गेम हुआ करता था, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, लेके क्या, प्रभु का नाम, शुरू करो आज का प्रोग्राम। चलिए, ध्यान से एकदम धुआंधार तरीके से मेरी बात को आप सुनिएगा, ओके। चलिए, सबसे पहली चीज बेटा, एक बहुत जनरल सी मैं बात बता दे रहा हूं। हमारी इस धरती के ऊपर देखो, एक चीज मैं बता दूं तुम लोगों को, जो भी बेटा सिंसियरली देख रहा है मुझे, एप्लीकेशन वाले तो बहुत सिंसियरली देख रहे हैं, और एप्लीकेशन वालों के लिए तो मेरे पास में एक बहुत बेहतरीन सुविधा है। मैं चाहूं तो उन लोगों की चैट को ऑफ कर सकता हूं तुरंत, लेकिन वाईटी पे जो मुझे अभी देख रहे हैं बेटा, आप लोग थोड़ा सिंसियरली बस देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। चैट में डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, सुनिएगा।
बेटा हमारी जो नेचर है ना, हमारी जो प्रकृति है ना, नेचर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास में क्या है, प्लांट्स, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास में, अलग अलग तरह के हमारे पास में क्या आती है, स्पीसीज वगैरह निकल करके आती है हमारे पास में आते हैं। वहाँ पे क्या जंतु आते हैं, एनिमल्स आते हैं। जैसे हम खुद बेटा हम किस में आते हैं, हम एनिमल्स के अंदर आते हैं, हम जंतु के अंदर आते हैं। ऐसी एक कैटेगरी साइंटिस्टों ने क्या किया, बनाया है, एक ऐसा ही किंगडम साइंटिस्टों ने क्या किया है, बनाया है, और वो हमारे पास में होता है कौन सा वाला, प्लांट किंगडम। कौन सा किंगडम, प्लांट किंगडम, या फिर हम बोल देते हैं क्या हो चला है हमारा पादप जगत। जो भी चीज मैं पेन से लिखता हूं बेटा वो आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर जाएगी, ये बात ध्यान रखना। जो भी चीज मैं पेन से लिखता हूं वो आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर जाएगी, ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। तो जो हमारा पादप जगत होता है, जो प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम मतलब इस धरती के अंदर आने वाले, इस धरती के अंदर उपस्थित, इस धरती के ऊपर उपस्थित जितने भी प्लांट होते हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया है। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। जैसे सबसे पहली जो हमारे पास में कैटेगरी होती है उसे हम बोल देते हैं क्या, शैवाल। क्या आपने कभी सुना है ये शब्द शैवाल? इसी को बेटा जी हम बोल देते हैं क्या हो चला है, ये एल्गी हमारे पास में हो चला है। दूसरा जो हमारे पास में शब्द आता है, जो दूसरा हमारे पास में ग्रुप आता है वो होता है क्या, ब्रायोफाइट। लेकिन सर ये होते क्या हैं बेटा, ये प्लांट ही हैं, बस इनमें थोड़े थोड़े से क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने अपने जो घर होता है ना, घर में पानी की टंकी ऊपर होती है, उस पानी की टंकी के अंदर नीचे के साइड में ग्रीन कलर की क्या जम जाती है, काई जम जाती है, कजी जम जाती है, ठीक है ना, काई या कजी जम जाती है। उसी काई को, उसी कजी को हम बायोलॉजी में क्या बोल देते हैं, शैवाल बोल देते हैं। और ये किसके अंदर आता है, प्लांट किंगडम के अंदर ही आता है, प्लांट किंगडम के अंदर ही आता है। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए तो नहीं है, लेकिन पानी के आसपास ही क्या हो रहे हैं, रह रहे हैं। उन प्लांट्स को हमने किस ग्रुप में रख दिया, ब्रायोफाइट के अंदर रख दिया, ठीक है। तीसरा एक और हमारे पास में ग्रुप होता है, नाम होता है क्या, टेरिडोफाइट। तीसरा हमारे पास में नाम हो गया है क्या, टेरिडोफाइट हमारे पास में नाम हो चला है। चौथा जो हमारे पास में नाम आता है बेटा वो होता है हमारा अनावृत बीजी। क्या रख देते हैं हम, अनावृत बीजी। ये बीजी मतलब क्या, बीजी मतलब पंजाबी में बीजी मतलब अलग होता है, लेकिन यहाँ पे बीजी का मतलब होता है बीज, अनावृत बीजी। इसी को हम बोल देते हैं ये क्या हो गया है, जिम्नोस्पर्म हो चले हैं। क्या हो चले हैं, जिम्नोस्पर्म हमारे पास में हो चले। जो लास्ट हमारे पास में प्लांट का ग्रुप होता है मेरे लाल, वो होता है हमारे पास में कौन सा वाला, आवृत बीजी वाला। कौन सा वाला, आवृत बीजी वाला। और इसी आवृत बीजी को हम क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म। कौन से प्लांट हो गए हमारे पास में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारे पास में हो चले। तो ओवरऑल इस धरती के ऊपर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें हम इन 5 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। 5 अलग अलग कैटेगरीज में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला तो है हमारे पास में शैवाल, दूसरा है हमारे पास में ब्रायोफाइट, तीसरा है हमारे पास में टेरिडो, चौथा है हमारे पास में जिम्नो, और फिर है हमारे पास में एंजियो। इसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बेटा हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो चले, पुष्पीय पादप हमारे हो चले हैं। ये क्या हो चले हैं, पुष्पीय पादप, या इन्हीं को मैंने कहा है ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट हो चले हैं। क्या हो चले हैं, फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास में हो चले। क्यों कहा, क्योंकि इनके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, फ्लावर इनके अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो चला है क्या, फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास में इनका नाम हो चला है। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। कोई सा भी बेच आपने परचेज कर लिया है, अगर हिंदी वाला कर लिया है, आपको इंग्लिश में जाना है तो भी आपको वहां पे फैसिलिटीज मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। और अगर इंग्लिश वाला कर लिया, हिंदी में आना है तो भी आपको मिल जाएगा। आप जब बेच में जाएंगे तो वहां पर ये चीज ऑप्शन हम डलवाने, या तो डल चुका है या फिर डल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। यस, क्लियर है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं बेटा, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, हमारे ये फ्लावरिंग प्लांट हो गए या पुष्पीय पादप हो चले हैं, ठीक है ना। इन्हीं को हमने बोल दिया पुष्पीय पादप। क्यों कहा सर, क्योंकि इनके अंदर क्या आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या आ रहे हैं, फ्लावर्स हमारे पास में आते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है।
फ्लावर्स की अगर हम बात करें, अगर हम फ्लावर की बात करें, अगर पुष्प की बात करें, तो ये क्या चीज होती है? फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर क्या चीज होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वही आ रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम इन एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, इनके बारे में हम कोई भी बात नहीं करते। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बेटा, उन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी देख लो आप, यही पढ़ा है, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे 5 अलग अलग प्लांट ग्रुप हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात होगी? एंजियोस्पर्म के बारे में बात होगी, आवृत बीजियों के बारे में हमारे पास में बात होगी। ठीक है, क्लियर है? आवृत बीजी के अंदर आखिर वो प्लांट कैसे अपने नए प्लांट्स को जन्म देता है, कैसे नए प्लांट का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा जीव जब अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म का, नए जीव का फॉर्मेशन करता है, तो उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। उसका नाम होता है क्या हमारे पास में? रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअल में हम इस चैप्टर के अंदर इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होने वाला जो रिप्रोडक्शन है, उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर? ठीक है ना? कहानी समझ में इतनी आ रही है ना? पक्की पक्की बात है ना? यस, कहानी समझ में आ रही है, पक्की पक्की बात है। फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज दो। ठीक है ना? चलो अब सुनो, दूसरी बात सुनो। इस पूरे के पूरे चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास में होती है किससे? फ्लावर से। ठीक है ना? फ्लावर से ही हमारे पास में ये पूरा की पूरा चैप्टर क्या होता है, शुरू होता है, और उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। क्या चीज है हमारे पास में फ्लावर, कैसे दिखाई देता है, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और डायग्राम को साथ साथ में क्या कीजिएगा, बनाइएगा। आपने अगर ध्यान से देखा हो किसी भी प्लांट को, उसके अंदर इस तरह से फ्लावर होता है, जो कि किसी न किसी टहनी से क्या होता है, लगा हुआ होता है। किसी न किसी टहनी से क्या होता है, आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है ना? टहनी से लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक पूरा की पूरा हमारे पास में एक टहनी हो चली है, उससे क्या लगा हुआ है, हमारा एक खूबसूरत सा एक फ्लावर लगा हुआ है। इस फ्लावर के अंदर बेटा बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत सी एकदम रंग बिरंगी सी चीजें होती हैं, और हर एक खूबसूरत सी, हर एक रंग बिरंगी सी जो चीज होती है ना, वो नीचे के साइड में एक उठे हुए, एक ऐसा उठा हुआ एक हिस्सा होता है, उसके ऊपर क्या होती है, लगी हुई होती है। जैसे बाई चांस अगर आपने जो अपना गेंदे का फूल होता है, या फिर बाई चांस अगर आपने जो सनफ्लावर होता है उसको देखा हो, तो नीचे के साइड तो हो गई एक डंडी, एक टहनी हो गई, और ऊपर पूरा की पूरा क्या लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है। इसी फूल को अगर आपने, इसकी सारी पंखुड़ियां अगर आपने निकाल दी, तो आपको एक गद्देदार सा एक हिस्सा दिखाई देता है, एक गद्दी जैसा हिस्सा दिखाई देता है। और जो गेंदा होता है, गेंदे के फूल के अंदर व्हाइट कलर का होता है, उसको तो खाते भी है भाई, बचपन में खाया जाता था उसको, मैं तो खाता था। ठीक है ना? उस गद्दी के ऊपर, उस आसन के ऊपर क्या होता है, पूरा की पूरा फ्लावर, पूरा की पूरा फूल लगा हुआ होता है। तो जिस हिस्से के ऊपर पूरा की पूरा फ्लावर, पूरा की पूरा फूल लगा हुआ हो, उस हिस्से को हम नाम दे देते हैं, वो क्या हो चला है, पुष्पासन हो चला है। जिसके ऊपर पुष्प लगा हुआ हो, जिस हिस्से के ऊपर फ्लावर लगा हुआ है हो, उस हिस्से को हम क्या नाम दे देते हैं, पुष्पासन। ठीक है ना? आप अगर बाई चांस खाना खाने बैठ रहे हो, अगर पूजा करने के लिए बैठ रहे हो, तो आप भी एक आसन पे बैठते हो। जिस आसन पे आप बैठ रहे हो वो आपका आसन है। तो जिस आसन पे, जिस जगह पे फूल लगा हुआ है, उसे हम बोल रहे हैं वो पुष्प का आसन है, इसलिए उसका नाम हो चला है क्या, पुष्पासन। ठीक है ना? पुष्पासन हमारे पास पे नाम हो चला है। इसी को हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया है, थैलेमस। इसी को हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया है, थैलेमस हमारे पास में हो चला है। क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? बोलो भैया, कहानी इतनी समझ में आ रही है? दूसरी बात जो हमें देखने को मिलती है कि इस पुष्पासन का जो निचला वाला हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है। एकदम पतला सा हमें क्या होता है, निचला वाला हिस्सा देखने को मिलता है। तो जो नीचे वाला हिस्सा जो कि इसका पतला सा है,
पतला सा जो नीचे वाला हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है, इसे हम नाम दे देते हैं बेटा, ये क्या हो चला है, पुष्प ब्रंत। इसका नाम हमारे पास पे हो गया है पुष्प ब्रंत, या इसी को हम बोल देते हैं पेडिकल, या कुछ अंग्रेज जो होते हैं वो इसे नाम दे देते हैं क्या, पेडिसल भी नाम दे देते हैं। पेडिसिल बोलो या पेडिकल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जो पतली सी डंडी होगी पुष्प की, फ्लावर की जो पतली सी ये जो नीचे वाली डंडी होगी, इसका नाम हो जाएगा पुष्पवृंत या पेडिसल। इसका हमारे पास में नाम हो चला है। क्लियर क्लियर, कहानी इतनी समझ में आ रही है? पक्की बातें हैं, बहुत बढ़िया बातें हैं, ठीक है। चलो अगली जो बात है जरा ध्यान से सुनना। इस थैलेमस से हमारे फ्लावर के लिए कुछ अलग अलग से क्या निकलते हैं, स्ट्रक्चर निकलते हैं। थैलेमस से हमारे जो फ्लावर होते हैं इसके कुछ अलग अलग से क्या निकलते हैं, स्ट्रक्चर्स निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक ये हमारे पास पे इस तरह से ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है ना। जब कोई एक फ्लावर है, जब कोई एक फूल होता है बेटा, वो खिला हुआ नहीं है। जब खिला हुआ होता है, जब खिला हुआ होता है तो उसमें ऊपर हमें क्या दिखाई देती है, पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। लेकिन जब वो खिला हुआ नहीं है तो वो हमारे पास में एक हरे कलर की, एक ग्रीन कलर की ऐसी लेयर से क्या होता है, घिरा हुआ दिखता है। उसे हम बोलते हैं कलिका बोलते हैं, ठीक है ना। बिना खिला हुआ फूल जो होता है उसे हम बोलते हैं वो क्या है, कली हो चली। अभी खिला नहीं है इसलिए हमने बोल दिया वो क्या है, वो कली हो चली है। जब वो फूल खिल जाता है तो जो हरे रंग की जो स्ट्रक्चर होता है वो आ जाता है नीचे, और ऊपर के साइड में हो जाता है हमारे पास में क्या, कलरफुल उसकी पंखुड़ियां निकल करके आ जाती है। पंखुड़ियां हमारे पास में क्या होती है, निकल करके आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। कहानी समझ में आ गई है? क्लियर है? अरे क्या हो गया भैया, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए क्लियर क्लियर। तो जो हरे रंग का जो स्ट्रक्चर हमारे पास में होता है, इस हरे रंग के स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं क्या है, ये बाह्यदल। इस हरे रंग के स्ट्रक्चर का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, बाह्यदल। हमारे पास में इसका नाम हो चला है, ठीक है ना, बाह्यदल। चूंकि ये बाह्यदल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होते हैं बाह्यदल। जब एक से ज्यादा है और एक ग्रुप के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो इनके ग्रुप का हमारे पास में नाम हो जाता है बाह्यदल पुंज। जब ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्या, बाह्यदल पुंज। एक अकेला है, एक सिंगल है, तो नाम रख दिया हमने क्या, बाह्यदल, इसका हमने नाम रख दिया। या इसी को हम बोल देते हैं इंग्लिश में, ये क्या हो चला है, सेपल हमारे पास में हो चला है। और जब इसका पूरा की पूरा कंप्लीट हमने 3-4 जो भी बाह्यदल है उन्हें मिला लिया तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, बाह्यदल पुंज हमारे पास में हो चला है। बाह्यदल पुंज हमारे पास में हो चला है, या इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, कैलिक्स, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है, ठीक है ना। बाह्यदल पुंज, या इसी को हमने क्या नाम दे दिया, कैलिक्स। क्लियर है? ये पूरा की पूरा जो कैलिक्स होता है ये हमें दिखाई देता है कौन से कलर में, हरे कलर में, ग्रीन कलर का होता है, हरा रंग होता है। पहली चीज जो हमें देखने को मिली कि इसका जो रंग होता है वो कैसा हो गया, हरा रंग हो गया, हरे रंग का होता है, पहली स्पेशल सी बात, ठीक है ना। और दूसरा, इसका जो हरा रंग है वो प्रकाश संश्लेषण का काम इनिशियल स्टेज में तो कर सकता है, लेकिन दूसरा जो स्पेशल काम करता है ये कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देता है। कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देता है, पुष्प को सुरक्षा देता है, ठीक है। कलिका अवस्था में ये क्या करेगा, पुष्प को सुरक्षा देने का काम करेगा। आपसे सीधा सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा कि पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा कौन देता है, तो सीधा सा आंसर आप क्या देंगे, बताओ जरा फटाफट से, क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है ना, बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। लक्ष्य हिंदी नीट फैकल्टी, क्या हो गया, हाँ जी। तो बाह्यदल हमारे पास में क्या कर रहा है, हरा रंग का हो गया, और ये क्या कर रहा है, कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देने का काम कर रहा है। ये दो चीज हमें क्या हो गई यहाँ पे इसकी देखने को मिल गई है, ठीक है ना। दो इसके हमारे पास में क्या हो गया, इसके स्पेशल से पॉइंट देखने को मिले। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हर एक चीज शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। दूसरी चीज, बाह्यदल के बाद में जो हमें दिखाई देगा यहाँ पे अलग सिस्टम, अलग जो चीज हमें दिखाई देगी वो इस तरह से होता है, और उसका नाम हम रख देते हैं क्या हो, चलिए वो पंखुड़िया।
क्या हो चली हमारे पास में, पंखुड़ियां। एकदम कलरफुल फॉर्म में, एकदम कलरफुल स्ट्रक्चर के रूप में हमें बहुत प्यारी प्यारी से खूबसूरत सी क्या दिखाई दे रही है, छोटी छोटी सी ऐसी स्ट्रक्चर संरचनाएं दिखाई दे रही है, जिन्हें कि हमने नाम दे दिया है, क्या हो गई है वो, पंखुड़ियां हमारे पास में हो चली है। ठीक है ना, पंखुड़ी, या फिर इसी को हम नाम देते हैं मेरे लाल, इसी को हम नाम दे देते हैं दल। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, दल। दल इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसे हम, पेटल। नाम हो चला है हमारे पास में क्या, पेटल। अब एक तो होती नहीं ये पंखुड़ियां, एक से ज्यादा होती है। तो जब एक से ज्यादा पंखुड़ियां एक ग्रुप के अंदर होगी, एक ग्रुप की फॉर्म में होंगी, तो उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, दल पुंज हमारे पास में नाम हो जाता है। उसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, दल पुंज हमारे पास में नाम हो चला। ठीक है ना, तो दल बोल दिया, या फिर इसी को हमने पेटल बोल दिया, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पंखुड़ी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और ग्रुप ऑफ पेटल्स हमारे पास में क्या कहलाएगा, कोरोला कहलाएगा। बहुत सारी जो पेटल्स का ग्रुप होगा उसी को हम क्या नाम दे देंगे, दल पुंज, या फिर उसी को हम नाम दे देंगे क्या, कोरोला हमारे पास में नाम हो जाएगा। तो जो एप्लीकेशन में देख रहे हैं उनकी जो चैट है वो मैंने क्या किए, ऑफ किए। आप ध्यान से क्या कीजिएगा, इधर फोकस कीजिएगा। हाँ जी, क्लियर है। दल के साथ में एक प्यारी सी बात यह है कि ये हमेशा बेटा, हमेशा हमेशा रंगीन संरचना के रूप में होता है। ठीक है ना, रंगीन संरचना कैसा होता है, रंगीन संरचना होती है। कलरफुल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें दिखाई देता है कौन, पेटल। और इसका काम होता है कि ये क्या करता है, ये पुष्प के अंदर कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। इसका काम हो गया है क्या, कीटों को आकर्षित करना। इसे भगवान जी ने जो स्पेशल सा स्ट्रक्चर, स्पेशल सा जो कलर दे रखा है, एकदम कलरफुल जो इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, वो इसीलिए बना रखा है ताकि ये अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट को क्या कर सके, आकर्षित कर सके। तो क्या करता है, ये कीटों को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है। 11th क्लास की क्लास कब शुरू होगी सर जी, अभी बेटा शुरू नहीं होगी, अभी समय है 11 की शुरू होने में। ठीक है ना, जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। तो इसका काम हो गया है कीटों को आकर्षित करने का, हमारे पास में इसका फंक्शन हो चला है। इस पूरे के पूरे फ्लावर के अंदर जब एकदम अंदर वाला जो अंदर एकदम डीपेस्ट वाला जो अंदर वाला हिस्सा होता है, उसे जब हम देखते हैं तो वहां पर एक स्पेशल सा अलग सा एक स्ट्रक्चर हमें क्या होता है, दिखाई देता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। एक अलग ही स्पेशल सी हमें क्या दिखाई दे रही है, अंदर के साइड में स्ट्रक्चर, एक संरचना दिखाई दे रही है। इसके अंदर इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा एकदम फूला हुआ सा, एकदम थोड़ा सा लंबा सा, इसे बोल सकते हैं कि फैला हुआ, चपटा हुआ हमें क्या हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, चपटा सा दिखाई दे रहा है। और इसका जो निचला वाला हिस्सा होता है, एकदम नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वो कुछ इस तरह से क्या होता है, हमें फूला हुआ दिखाई देता है। नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो हमें फूले हुए रूप के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, फूला हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में क्या दिखाई दे रहा है, तो बीच में एकदम लंबी सी नली जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है। बीच वाला जो हमारे पास में हो गया है वो हो गया है एक लंबी सी नली वाला हिस्सा। और ऊपर जो हमें हिस्सा दिखाई दे दिया, ये थोड़ा सा चपटा हमारे पास में हिस्सा दिखाई दे रहा है। इन तीनों का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। तीनों का नाम हमारे पास में क्या हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट हो चला है। जैसे सबसे नीचे वाला जो भाग है, इसका हम नाम रख देते हैं अंडाशय। इसी को हम नाम दे देते हैं क्या है, ये अंडाशय, या इसी का नाम हमारे पास में हो जाता है ओवरी। इसी को कहा जाता है, ये क्या है, फ्लावर के अंदर ओवरी। ठीक है ना, तो इसका नाम है हमारे पास में क्या, अंडाशय, या इसी को हमने कहा है क्या, ओवरी। दूसरी कंडीशन, जो लंबी सी जो नलिका वाला जो हिस्सा हमारे पास में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लंबी सी नलिका वाला जो हमारे पास में हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं वर्तिका। उसका हमारे पास में नाम हो चला है क्या, वर्तिका। इंग्लिश में, अंग्रेजों की भाषा में इसी को हम बोल देते हैं, ये क्या हो गया है, स्टाइल। बड़ी ही ज्यादा स्टाइल ये मार रही है, इसलिए इसका नाम हो गया है स्टाइल। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, इसका नाम हम रख देते हैं वर्तिकाग्र। ये हो चला है हमारे पास में क्या, वर्तिकाग्र, या इसी को हम नाम दे देते हैं बेटा जी इंग्लिश में स्टिग्मा। इसी का हमारे पास में नाम हो चला है क्या, स्टिग्मा। तो तीन अलग अलग हमारे पास में क्या हो चले, हिस्से हो चले हैं। सबसे ऊपर वाला तो है स्टिग्मा, फिर है हमारे पास में स्टाइल, और नीचे वाला हो गया है क्या, ओवरी। इन तीनों ने मिलकर के एक सिंगल एक स्ट्रक्चर का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। एक सिंगल एक स्ट्रक्चर का हमारे पास में क्या किया है, फॉर्मेशन किया है इन तीनों ने। तो तीनों को मिला करके
इन तीनों को मिला करके, ठीक है ना, तीनों को मिला करके एक साथ, तीनों को मिला करके एक साथ हम नाम दे देते हैं, क्या हो चला है ये, पिस्टिल हमारे पास में हो चला है, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं बेटा क्या, कार्पल। पिस्टिल बोल दिया या फिर इसी को हमने बोल दिया है क्या, कॉर्पल। हिंदी में इसका हमारे पास में नाम हो जाता है जायांग। हिंदी में इसका हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, जायांग। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अंडप बोल दिया या फिर इसी को हमने क्या बोल दिया है, जायांग, इसका हमारे पास में नाम हो चला है, जायांग इसका हमारे पास में नाम हो चला है। इस पूरे के पूरे फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होता है, ठीक है ना, मेल पार्ट भी होता है। कहां समझ नहीं आ रहा भैया, कहां इंडियन आर्मी भैया, कहां समझ ना आ रहा, कहां समझ ना आया, ये भी बताते हुए चलो, ठीक है ना। पूरे के पूरे इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है और दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो होता है क्या, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट और एक हो गया हमारे पास में क्या, फीमेल पार्ट। जैसे ह्यूमंस के अंदर बेटा एक बॉडी होती है, वो मेल बॉडी होती है, और दूसरी जो हमारी बॉडी होती है वो होती है फीमेल बॉडी होती है, ठीक है ना। मेल बॉडी के ऊपर हमें मेल पार्ट दिखाई देता है और फीमेल बॉडी के ऊपर हमें फीमेल पार्ट दिखाई देता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं वो कहां दिखाई देते हैं, हमें फ्लावर के ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे ये जो बीज वाला पूरा की पूरा जो हिस्सा है जिसे हमने पिस्टिल या कॉर्पल हमने नाम दिया है, इसी को हम नाम दे देते हैं, क्या हो चला है ये, स्त्री केसर। इसी का हमारे पास में नाम हो चला है क्या, स्त्री केसर। स्त्री केसर इसका हमारे पास में नाम हो गया, या इसी को हम बोल देते हैं ये गाइनोशियम हमारे पास में हो चला है। क्या हो चला है, गाइनोशियम। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में जिसको आ रही है वो फटाफट से फायर इमोजी क्या कर दो, भेज दो, ठीक है ना। इतनी बात जिसको समझ में आ गई है वो फटाफट से क्या करो, फायर इमोजी भेज दो जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से। बहुत बढ़िया रितेश भाई, क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी क्लियर है। एप्लीकेशन पे भैया ने, अभय भाई ने, एप्लीकेशन वाले ने डाउट पूछा है कि सर कली का अवस्था क्या होता है। बहुत अच्छा बात है भैया, कली का अवस्था बेटा अगर फूल खिला हुआ नहीं है तो उसको हम बोलते हैं वो कली का अवस्था है, ठीक है ना। जब फ्लावर खिला हुआ नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं वो कली का अवस्था में है। क्लियर, चलिए भैया इंडियन आर्मी भाई बहुत सारे फायर इमोजी आ गए हैं, आपको कहाँ डाउट आई है, अब आपकी दिक्कत बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ जी क्लियर है। कौन आकर्षित करता है, बेटा ये बताया तो सही मैंने कि हमारा जो दल है ये कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है। जो पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है ना। ओके, चेट बंद कर दीजिए, कर दिया था। हिबिस्कस फ्लावर, यस। क्या प्लांट के 5 टाइप्स होते हैं, बेटा ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप्स होते हैं। शैवाल क्या है, जो पानी की टंकी में आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है उसे हमने बोल दिया वो हमारी शैवाल हो चली है, ठीक है ना, उसी को हमने बोला था क्या, शैवाल। बहुत बढ़िया, ये एप्लीकेशन के डाउट्स थे मेरे लाल, नहीं तो अभी वाईटी वाले बोलेंगे सर कहाँ ये डाउट इधर कैसे आ गए। ये एप्लीकेशन पे जो बच्चे देख रहे हैं उनका डाउट था, यस ये एप्लीकेशन का फीचर होता है। चलो क्लियर है। तो जो बीज वाला हिस्सा था बेटा इसका हमने नाम रख दिया पिस्टल, या फिर इसी को हमने बोल दिया है क्या है ये, कॉर्पल हमारे पास में हो चला है। ये स्त्री केसर या गाइनोशियम कहलाता है, ठीक है ना, गाइनोशियम कहलाता है। यहां पर एक बड़ी स्पेशल प्यारी सी बात आती है कि स्त्री केसर मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, तो ये हमारा गाइनोशियम ही हमारे पास में क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास में होते हैं। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। इस पूरे फ्लावर के अंदर एक और स्पेशल सी चीज जो हमें देखने को मिलती है, यहां से कुछ ऐसी पतली सी डंडी वाले हिस्से निकलते हैं जो ऊपर के साइड में जाकर के फूले हुए फॉर्म में, हमें फूले हुए स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। फूले हुए स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। पतली सी ऐसी एक डंडी निकल रही है और ये डंडी ऊपर के साइड हमें फूली हुई दिखाई दे रही है। एक पतली सी डंडी और डंडी ऊपर के साइड में क्या हो रही है, फूली हुई हमें दिखाई दे रही है। ऊपर वाला ये जो फूला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है,
ऊपर वाला जो फूला हुआ हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले फूले हुए हिस्से को, ऊपर वाले फूले हुए हिस्से को हम नाम दे देते हैं, क्या हो चला है, ये परागकोश हो चला है। इसका नाम हो जाता है क्या, परागकोश हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है ना। नीचे ये पतली सी जो डंडी वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इसका नाम हम रख देते हैं, ये क्या हो चला है, तंतु हमारे पास में हो चला है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको, फिलामेंट। इंग्लिश में इसका हमारे पास में क्या नाम हो गया है, फिलामेंट। इसका हमारे पास में नाम हो चला है। ऊपर वाले का नाम क्या हो चला है हमारे पास में, तो ऊपर वाले का नाम हो चला है परागकोश, या इसी को बेटा जी हमने क्या नाम दे दिया है, ये एंथर हमारे पास में हो चला है। इसी को हमने नाम दे दिया है, ये क्या है, एंथर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब परागकोश और इस तंतु, इन दोनों को हम मिला करके, इन दोनों को हम मिला करके नाम दे देते हैं, क्या हो चला है, ये पुंकेसर हमारा हो चला है। इसका नाम हमारे पास में हो गया है क्या, पुंकेसर, या इसी को हमने इंग्लिश में बोल दिया है, ये स्टेमेन हमारा हो चला है। इसी को हमने बोल दिया है, ये क्या हो चला है, स्टेमेन हमारे पास में हो चला है। ठीक है ना। सरकार का दबदबा था, दबदबा है। क्लियर है। ठीक है ना। अरे कहां दिक्कत आ रही है भैया, हमें भी तो पता चले कि कहां दिक्कत आ रही है। एकदम सीधी सिंपल सी तो बातें बताई है। ठीक है। हाँ जी। तो परागकोश या एंथर, और दूसरी चीज है तंतु, या फिर इसी को हमने बोला है क्या, फिलामेंट। इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, पुंकेसर, या इसी को मिला करके हमने क्या बोल दिया है, स्टेमेन। इसका हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है ना। स्टेमेन हमारे पास में नाम हो चला है। बहुत बढ़िया। यहां इस पूरे के पूरे पुंकेसर या स्टेमेन के साथ में एक बड़ी स्पेशल सी बात है कि इसका ये जो ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा होता है, इस फूले हुए हिस्से के अंदर छोटी छोटी सी सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर इसके अंदर क्या हो रही है, कुछ स्पेशल सी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है अंदर के साइड। जो एक स्पेशल सी सेल यहां पे बन रही है, उसे हम नाम दे देते हैं बेटा परागकण, या फिर पॉलन ग्रेन हमारे पास में उसका नाम हो जाता है। क्या नाम हुआ है, परागकण, या हमारे पास में नाम हो चला है इसका क्या, पॉलन ग्रेन। परागकण, या इसी को हमने नाम दे दिया है, ये क्या हो गया है, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का हमारे पास में फॉर्मेशन हुआ है कहां, इस परागकोश के अंदर। परागकोश के अंदर फॉर्मेशन हुआ एक छोटी सी सेल का, और उस सेल का हमने नाम रख दिया है क्या, परागकण। पॉलन ग्रेन हमने नाम रख दिया। ठीक है ना। अभी इस पूरी की पूरी स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन पोल वाले में कराऊंगा, इसलिए कोशिश करना ध्यान से सुनने की। ठीक है ना। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां हुआ, इस परागकोश के अंदर। इस पूरे के पूरे हिस्से को, इस पूरे के पूरे परागकोश तंतु, इन दोनों को मिला करके हमने क्या कहा था, पुंकेसर या स्टेमेन हमने इसका नाम रखा था। और ये इस फ्लावर का मेल पार्ट होता है, नर जनन अंग होता है। क्या होता है, नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग का ये क्या कर रहा है बेटा, प्रतिनिधित्व कर रहा है। नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है कौन, हमारे पास में ये जो पुंकेसर है, जो स्टेमेन होता है, पुंकेसर या जो स्टेमेन होता है। ठीक है ना। पुंकेसर या स्टेमेन की अगर हम बात करें तो ये नर जनन अंग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कहानी समझ में आ गई है। किरण जी बेटा, अगर हम पूरे ऐसे शटर अगर बंद कर लेंगे, और शटर बंद करके और बस ये बोलेंगे कि समझ नहीं आया, तो कैसे काम चलेगा, कहाँ क्या दिक्कत गई, ये बताना पड़ता है। ठीक है ना। और यदि आप बिना उसके ही अगर कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। यस। तो नर जनन अंग का हमारे पास में किसने प्रतिनिधित्व किया, पुंकेसर ने या स्टेमेन ने। ये ओवरऑल हमारे पास में इस फ्लावर के डायग्राम की क्या होती है, बातें होती है। ठीक है ना। इस पूरे की पूरे फ्लावर के डायग्राम की हमारे पास में ये क्या होती है, बातें निकल करके आती है। क्लियर, बताइए बाबा, क्लियर है, कहानी इतनी क्लियर है, कहानी इतनी क्लियर है, पक्की बात है। हाँ जी रितेश भाई, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है। हेलो सर, आई एम ओल्ड स्टूडेंट, उड़ान स्टूडेंट। हेलो बच्चा, का हालचाल, 12th में आ गए तुम लोग। हाँ जी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सर जी।
बहुत छोटा लिख रहे हैं। अरे यार बेटा, ये फोन को थोड़ा सा ना ऐसा ऐसा घुमा लीजिएगा, ऐसा ऐसा करके देखिएगा, घुमा लीजिएगा। और अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना तो थोड़ा सा ऐसा जूम भी हो जाता है मेरे लाल। और ये ऐसे शब्द है जो मतलब एक फिक्स साइज में मैं लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि छोटा कभी कभी बड़ा लिखता हूँ, नहीं, हमेशा फिक्स साइज में ही हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन को थोड़ा आड़ा करके और फिर देखिएगा। क्लियर है? कहानी समझ में इतनी आ गई? बहुत बढ़िया, शानदार सी बात। कुछ 1 से 2 सवाल है बेटा, जरा इसके ऊपर फोकस करेंगे हम, ठीक है ना। 2024 की बात है। 2024 के अंदर एक सवाल पूछा गया था, ये वाला, ठीक है ना। ये सवाल पूछा गया था, क्या एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, एक पेज ही मैंने एक डायग्राम ही आपको पढ़ाया, वहां से एक क्वेश्चन निकल करके आया है, ठीक है ना। क्या वो बन पा रहा है आपको? बताओ फटाफट से। यस, बताओ भैया, क्या ये सवाल आप कर पा रहे हैं? 2 जगह पर पोल है भैया, 2 जगह अलग अलग पोल शुरू करना पड़ेगा। पुष्पों में कौन सा अंग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग की बात करें, जायांग की बात करें, परागकोश की बात करें या टेपिटम की बात करें? टेपिटम क्या होता है ये भले ही नहीं पता हो, लेकिन आप आंसर बड़ी इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है ना। कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है जो कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? Which part represent a female reproductive organ in flower? Androecium, gynoecium, anther और tapetum? क्या आएगा आंसर? बताएं जरा फटाफट से, क्या आएगा आंसर? फटाफट से। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? बेटा अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस पूरे के पूरे प्लांट के अंदर, इस पूरे फ्लावर के अंदर ये तीनों हमारे जायांग कहलाते हैं, स्त्रीकेशर, गाइनोशियम कहलाते हैं, और यही होते हैं जो मादा जनन अंग का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर हमारे पास में क्या निकल करके आ रहा है? जायांग निकल करके आ रहा है, इसी को हम गाइनोशियम कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे लॉक लगा डाला। 100% बच्चों ने उधर आंसर दिया है और 76% बच्चों ने इधर आंसर दिया है, ठीक है ना। यहां पर है हमारे पास में अंशी जी है, अंशी गुप्ता जी है, जीटी मार्बल जी, ऑफिशियल वैभव, रमन भाई हैं, सिम्मी है, ज्योति है, यूट्यूबर राज है, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। और इधर की साइड अगर हम देखें, ज्ञानेंद्र भाई है, खुशी, गौतम, मीनाक्षी, विनीत, हर्ष, अभिनव, सिम्मी, राकेश, काजल, सुधांशु, इन्होंने क्या किया है? करेक्ट आंसर दिया है। जायांग हमारे पास में सीधा सिंपल सा क्या आया है? इसका आंसर निकल करके आया है, ठीक है ना। सीधा सिंपल सा आंसर निकल करके आया है। चलो अगला सवाल, और इस सवाल का जवाब जरा फटाफट से दीजिएगा। अगला सवाल और इस सवाल का क्या कीजिएगा? जवाब दीजिएगा। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कि कोई बालक जो है वो पहले मुझसे पढ़ रखा हो, या तो हो सकता है उड़ान बेच में, हो सकता है अवध में, या फिर और कहीं पर उसने पढ़ रखा हो, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई मुझे पहली बार देख रहे हो। बेटा जब आप किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के शब्दों को, किसी व्यक्ति की बातों को पहली बार अगर सुनते हैं तो देन आपको ऐसा नहीं है कि 100% उसकी बातें आपके दिमाग में चले जाएगी, कहीं ना कहीं आपको उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करने में समय लगता है। और ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कहीं कुछ समस्या, कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देन आप वो डाउट पूछे, ठीक है ना। उस चीज को बताएं मुझे कि सर ये वाली चीज समझ नहीं आया, सर जी समझ नहीं आया, ये एक ऐसा तरीका हो जाता है जिसमें मैं भी क्या उसमें रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो कहाँ क्या समझ नहीं आया वो बताना होता है। और 1 से 2 लेक्चर ऐसे लगते हैं बेटा जिसमें कि आपको कनेक्शन बिल्डअप, मेरे साथ नहीं किसी भी टीचर के साथ पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके, इट्स हैपन। लोड नहीं लेने का, ओके मेरे लाल। ओके मेरे लाल, ठीक है मेरे लाल। निम्न में से कौन सा पुष्पीय भाग हरा होता है एवं पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा देता है? इसी तरह के सवाल बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे।
ठीक है ना, जो आपको क्या करना पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ जी आंसर आ गया है। कौन सा वाला पार्ट ग्रीन होता है? दल या पेटल की बात करें, इसी को पंखुड़ी बोलते हैं, ये तो कलरफुल होता है तो ये आएगा नहीं। पुमंग एंड्रोशियम, ये तो हमारे पास में आएगा नहीं। जायांग, ये भी नहीं आएगा। करेक्ट जो आंसर निकल करके आता है वो आता है बाह्यदल या कैलेक्स हमारे पास में निकल करके आता है। तो ए हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। ए पे लॉक लगा डाला। अरे यार ये पोल, सॉरी पोल चला नहीं यार भाई। और यहां पर 76% बच्चों ने क्या किया है, आंसर योद्धा शिवाजी है, सोहित, अक्षय, प्रियांशी, मीनाक्षी, भुवनेश, श्रेया, खुशी, काजल और खुशी गौतम, ये हमारे पास में बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, सही 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 जवाब दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये स्टार्टिंग में मैंने बस आपको एक कॉन्सेप्ट बेटा अभी समझाया और उसके बारे में क्या किए, हमने चर्चा की है, बातें की है। ठीक है ना, अभी इसमें बहुत सारी क्या है हमारी पास में बातें अभी बाकी हैं। अब किरण जी हमें बोल रहे हैं समझ आ रहा है। अरे यार इतनी जल्दी आपने स्टेटमेंट चेंज कर लिया, गलत बात है यार बच्चा, कोई बात नहीं, इट्स ओके होता है। एकदम ध्यान से और एकदम इत्मीनान से मेरी बातों को सुनो, एकदम फुल फोकस करके। पोल नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में दे देना है बेटा जवाब, वहां से ऑटोमेटिकली जो पोला भैया है अपने वो आंसर उठा लेते हैं और एप्लीकेशन में जो टॉप 10 बच्चे होते हैं उनके नाम आते हैं। ठीक है ना, यस, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास में स्त्री केसर होता है, गाइनोशियम हो गया, जायांग हमारे पास में हो चला है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इधर हमने कहा था कि हमारे पास में क्या हो गया था, पुंकेसर हो गया था, स्टेमेन हमारे पास में हो गया है। ठीक है ना, स्टेमेन हमारे पास में हो चला है। ये जो पूरा की पूरा हिस्सा है बेटा, ये जो पूरा की पूरा हमारे पास में स्त्री केसर वाला गाइनोशियम वाला जो हिस्सा होता है, इस गाइनोशियम वाले हिस्से के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस गाइनोशियम वाले, इस गाइनोशियम बीज वाला पिंक लड़कियों को पसंद होता है, इसलिए इसको मैंने पिंक कलर से बनाया, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, मादा जनन अंग था। इसके अंदर ये जो सेंटर वाला फूला हुआ हिस्सा होता है ओवरी, इस ओवरी के अंदर यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा। इस छोटे से स्ट्रक्चर को, इस छोटे से प्यारे से स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं बेटा जी बीजांड। इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, ओव्यूल। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है ओव्यूल, इसका हमारे पास में नाम हो गया है। ठीक है ना, इसका हमारे पास में नाम हो गया है बीजांड, या इसी को हमने नाम दे दिया है क्या, ओव्यूल हमारे पास में इसका नाम हो चला है। ओव्यूल इसका हमारे पास में नाम हो चला है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब बड़ी प्यारी बात, जरा ध्यान से सुनो। यहां पर इसे पुंकेसर को हमने कहा ये नर जनन अंग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और पुंकेसर या स्टेमेन आपको एक से ज्यादा क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, स्टेमेन्स, पुंकेसर उपस्थित होते हैं। जिसे एक ये हो गया येलो कलर का, एक ये हो गया येलो कलर का, हमारे पास में कौन, स्टेमेन। ठीक है ना, इन्हीं पुंकेसर को, इन्हीं स्टेमेन को हम एक और नाम दे देते हैं, इन्हीं को हम पुमंग भी कहते हैं, या इन्हीं को हम इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। इन्हीं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि जो हमारे पुंकेसर होते हैं इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, पुमंग। इसी का हमारे पास में क्या नाम होता है, पुमंग। तो इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं मैं, जगह कम है पर फिर भी लिख रहा हूं, पुमंग हमारे पास में इसका नाम होता है। एंड्रोशियम इसे हम कहते हैं। इस पूरे के पूरे फ्लावर के अंदर, इस पूरे के पूरे फ्लावर के अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा जरूरी पर्सन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो दो है। पहला तो कौन है हमारे पास में, हमारे पास में पहले तो हो गए कौन, स्त्री केसर। ठीक है ना, पहला तो हमारे पास में हो गया है कौन, गाइनोशियम वाला भैया हो गया है, और दूसरा हमारे पास में हो गया है एंड्रोशियम वाला भैया, पुमंग वाला भैया। क्यों 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 बेटा, इस फ्लावर का काम है कि आगे जाकर के प्लांट के लिए नया नया पौधा बनवाना, एक नई जनरेशन को लेकर के आना। ठीक है ना, और एक नई जनरेशन कैसे आती है, तो मेल और फीमेल
रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होती है, एक नई जनरेशन आती है। इस फ्लावर के अंदर हमारे पास में ये जो गाइनोशियम है और ये वाला जो हिस्सा है जो कि एंड्रोशियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। यही दोनों ऐसे पर्सन हैं जो कि इस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन को करवाते हैं। रिप्रोडक्शन को करवाते हैं कौन? ये दोनों की दोनों, एंड्रोशियम और हमारे पास में कौन हो गया है, गाइनोशियम। एंड्रोशियम और हमारे पास में हो गए हैं कौन, गाइनोशियम। ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कराते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जरूरी पर्सन है, महत्वपूर्ण लोग हैं, ठीक है ना। आवश्यक जनन अंग होते हैं। ये क्या होते हैं, आवश्यक जनन अंग होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने अभी बाह्य दलपुंज के बारे में बताया था और दलपुंज के बारे में मैंने आपको बताया था। बाह्य दलपुंज और दलपुंज बेटा सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में सहायता कर रहे हैं। एक्चुअल रिप्रोडक्शन का इसमें कोई इनका रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, जो ऑर्गन, जो अंग रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, उसे हम नाम दे देते हैं क्या, सहायक जनन अंग। ध्यान से सुनो, पहला जो पॉइंट मैंने आपसे कहा वो है क्या, हमारे पास में सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग इसे कहेंगे हम, सहायक जनन अंग। ऐसे अंग जो कि प्रजनन में केवल सहायता कर रहे हैं, वह अंग सहायक जनन अंग कहलाते हैं। और दूसरी बात, ऐसे अंग जो कि मुख्य रूप से जनन में, रिप्रोडक्शन में योगदान निभाते हैं, उन्हें हम आवश्यक जनन अंग कहते हैं। उन्हें हम आवश्यक जनन अंग कहते हैं। तो दूसरे जो हमारे पास में ऑर्गन हो गए हैं वो है क्या, आवश्यक जनन अंग हमारे पास में हो चले। आवश्यक जनन अंग हमारे पास में हो चले। सहायक जनन अंग हम किसे कहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ प्रजनन में क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। प्रजनन में सहायता कर रहे हैं। डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनना, डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनना। ऐसे पुष्प के ऐसे अंग, पुष्प के ऐसे अंग जो कि प्रजनन में, जो कि प्रजनन में केवल सहायता करते हैं, केवल सहायता करते हैं, प्रजनन में केवल सहायता करते हैं, ठीक है ना। केवल और केवल क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, वो सहायक जनन अंग कहला रहे हैं। उन्हीं को हमने बोल दिया वो सहायक जनन अंग हो चले हैं। आपसे उदाहरण सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे अंग होते हैं जो कि सहायक जनन अंग होते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास में आता है बेटा वो होता है क्या, बाह्य दलपुंज। पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास में होता है क्या, बाह्य दलपुंज या बाह्य दल हमारे पास में हो गया। और दूसरा हमारे पास में हो चले हैं कौन, दल पुंज हमारे पास में हो चले। ये ऐसे फूल के अंग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनन में सहायता कर रहे हैं। कैसे सहायता करते हैं, तो बेटा इनका काम होता है कीटों को आकर्षित करना। अभी इस चैप्टर के अंदर आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक परागन जैसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हमें कीटों को बुलाना पड़ता है। प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कीटों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये सहायक जनन अंग हमारे पास में हो चले। दूसरी बात, आवश्यक जनन अंग क्या होते हैं, तो पुष्प के ऐसे अंग जो कि प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सबसे जरूरी काम करे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पराग कणों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसी को हम क्या नाम देंगे, उसी को हम नाम दे देंगे हमारे सहायक जनन अंग हो चले हैं। उसी का नाम हो जाएगा क्या, सहायक जनन अंग।
जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास में निकल करके आता है, यहाँ पर मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ, उदाहरण हमारे पास में निकल करके आता है बेटा, जो पुंकेसर होता है वो हमारे पास में आवश्यक जनन अंग होता है, और स्त्री केसर की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास में क्या होता है, आवश्यक की कैटेगरी के अंदर आता है। तो पुंकेसर और हमारे पास में क्या हो चला है, स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों की दोनों क्या हो गए हैं, आवश्यक जनन अंग हो चले हैं। ठीक है ना, आवश्यक जनन अंग हमारे पास में हो चले। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बताइए फटाफट से एक बार। कोई समस्या नहीं है, फायर इमोजी एक बार भेजिए। इतनी बातें अगर क्लियर है तो फटाफट से एक बार क्या कीजिए, फायर इमोजी भेजिए। अरे यार ये दो पोल चलाना पड़ रहा है आज मुझे, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हैं, दोनों बातें क्लियर हैं, यस या नो, यस या नो। आवश्यक का मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हम मनुष्यों की अगर हम बात करें तो मनुष्यों के अंदर बेटा जो मेल होता है, मेल मतलब पुरुष, और एक होता है कौन, फीमेल। पुरुष के अंदर होता है टेस्टिस, ब्रशन होता है, ब्रशन ब्रशन, ठीक है ना। अब ये मत पूछना ब्रशन क्या होता है, एक ऐसा अंग होता है जो शुक्राणु को बनाता है, स्पर्म को बनाता है, और एक होता है हमारे पास में फीमेल के अंदर होता है कौन, हमारा अंडाशय। अंडाशय अंडाणु को, ओवम को बनाता है। अब ये स्पर्म और ओवम को बना रहे हैं, स्पर्म और ओवम आगे जाकर के मिलते हैं, उसी से तो नया बच्चा आता है। अगर ये स्पर्म और ओवम नहीं बनाएंगे तो कोई नया बच्चा आएगा नहीं, प्रजनन होगा नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी मनुष्यों के अंदर कौन है, टेस्टिस और ओवरी, ब्रशन और ओवरी, अंडाशय जरूरी होते हैं मनुष्यों में। फ्लावर्स के अंदर या पुष्पीय प्लांट के अंदर कौन जरूरी होते हैं, तो पुंकेसर और स्त्री केसर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो बाबा क्लियर है, कहानी इतनी समझ में आ गई है। सर कीटो क्या होता, अरे कीटो मेरा भैया, कीटो बोले तो इंसेक्ट रे भैया, इंसेक्ट को कीट बोलते हैं, कीटो को आकर्षित करता है मतलब इंसेक्ट को, ठीक है ना। सर नोट्स क्लास के बाद मिलेगा, हाँ जी। सहायक जनन अंग कौन से हैं, बता दिया मैंने, ठीक है ना। पेटल होता है, या पेटल होता है, पेटल लिखा है, पेटल होता है, बहुत बढ़िया। मेरे में पोल नहीं स्टार्ट हो रहा, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे धीरे धीरे आपको पोल के बारे में। यूपी बोर्ड से ज्यादा सही से समझ नहीं आ रहा, सीबीएसई बोर्ड 10th था, अब इस बार 12th का समझ नहीं आ रहा। हर्ष बेटा 10th एक छोटी सी क्लास थी, इजी सी क्लास थी, और अब 12th की बारी है। हो सकता है आपने 11th ठीक से नहीं पढ़ा हो, तो एकदम से 12th में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो धीरे 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 आपको ढलना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, मतलब आप ढल जाएंगे, ठीक है ना। स्टेमिन मीन सर अनदर एंड द फिलामेंट, एंथर एंड द फिलामेंट दोनों मेल जनन। बेटा एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को, इस दोनों को मिला करके हमने क्या कहा है, पुंकेसर स्टेमेन कहा है, और वही हमारे पास में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा है, वही हमारे पास में कौन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर बेटा, मेरी बात समझ में आ गई है। चलो फटाफट से, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक सवाल का जवाब दे दो। अगर बात समझ में आ गई है तो एक सवाल का जवाब दे दो, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब दे दो अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो। क्या पूछा है सवाल के अंदर, निम्न में से कौन सा पुष्प का आवश्यक जनन अंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स, ठीक है ना, एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट इन। उमा शंकर जी सर थोड़ा और बड़ा लिखिएगा, ओके, और बड़ा बड़ा लिखूंगा, और बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है, और बड़ा बड़ा लिखूंगा तो फिर एक एक डायग्राम 2 पेज में बनाऊंगा। चलो भाई क्लियर है, हाँ जी। सवाल का आंसर दीजिए, पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, इधर वाला पोल भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यस 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 यस, जल्दी से आंसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। हो गया, आंसर निकल आया।
पोल समाप्त हो गया हमारे पास पे। क्या कहा है हमसे, निम्न में से कौन सा पुष्प का आवश्यक जनन अंग होता है? बेटा आवश्यक मतलब हमारे पास पे इंपॉर्टेंट नेसेसरी हमारे पास में पूछा है। इस सवाल में ऑप्शन जो है वो अपने पास में गलत दे रखे हैं। उमंग और जायांग ये दोनों ही हमारे पास में क्या होता है, इसका आंसर निकल करके आता है। तो सी एंड डी बोथ आर द करेक्ट आंसर। सी और डी हमारे पास में क्या है, बोथ हमारे पास में करेक्ट आंसर है। किस किस का सी और डी दोनों था मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। उमंग और जायांग दोनों ही हमारे पास में क्या होते हैं, आवश्यक जनन अंग होते हैं। तो जिसने सी और डी लगाया है उन दोनों का आंसर क्या है, सही है। उन दोनों का आंसर क्या है हमारे पास में, सही है। बताओ किस चीज का आंसर सही था, फायर इमोजी भेज करके बताओ। सी पे 27% और डी पे 50%, ठीक है, अच्छी बात है। सीओ डी वाले जिन्होंने भी सीओ डी दोनों पे लगाया है वो क्या है अपने पास में, उनका आंसर सही है, ठीक है ना, उनका आंसर क्या है, सही है। किस किस को पता था कि सी और डी दोनों है, किस किस को पता था? ओके, क्लियर है, क्लियर है बेटा। पोल कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। कंफ्यूज हो गए थे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए इतनी बात हमारे पास में क्या हो गई है, समझ में आ गई। चलिए बहुत स्पेशल सी बातें थी जो हमने अभी क्या की है, डिस्कस की है। एक छोटी सी बड़ी सी प्यारी सी बात मैं जरा बता दूं बेटा। हमारे पास में अगर हमसे कोई पूछ ले कि भैया जो मनुष्य होता है इसके लिए पुष्प क्यों जरूरी होता है, फ्लावर हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन कारण निकल करके हमारे पास में आते हैं। जैसे हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो भावनाएं हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लावर्स का उपयोग करते हैं। अगर कोई एक्सपायर हो गया है, कोई अगर शांत हो गया है, मतलब वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, तो उनके पास हम जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, जो सफेद फूल होते हैं, वो हम क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। अगर हमें किसी से मोहब्बत है, अगर हमें किसी से प्यार है, तो हम उसके लिए कौन सा फ्लावर लेकर के जाते हैं, बता दो सर जी। हम उसके लिए रेड फ्लावर लेकर के जाते हैं, गुलाब का फूल लेकर के जाते हैं। अगर हमें मतलब एक ये कहें कि प्यार तो है लेकिन वो वाला प्यार नहीं है, बाबू सोना वाला प्यार नहीं, हमारे दोस्त के प्रति हमें क्या करना है, अपनी भावना को क्या करना है, व्यक्त करना है कि भाई तू तो मेरी जान है यार। तो उसके लिए हम कौन सा फ्लावर लेकर के जा रहे हैं, येलो वाला फ्लावर लेकर के जा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फीलिंग है हमारी, जो अलग अलग भावनाएं हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए हम, उन्हें बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा जी, फ्लावर का हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। फ्लावर का हम क्या कर देते हैं, उपयोग करते हैं, क्लियर है। तो पुष्प जो होता है वो मनुष्य के लिए भावनाओं को व्यक्त करने वाला होता है। जैसे अगर हमें प्रेम की अभिव्यक्ति करनी है, मोहब्बत का इजहार अगर करना है, तो भी हमारे पास में हमारा फ्लावर हम क्या करते हैं, देते हैं। यदि हमें किसी से लगाव, अटैचमेंट यदि व्यक्त करना है, जैसे हमारे मित्र से हमें भैया क्या है, बहुत मतलब ये है कि हम उसको अपना भाई मानते हैं, सगा भाई मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे रेड फूल तो नहीं देंगे ना भैया, रोज का थोड़ी ना देंगे, उसको हम दे देते हैं येलो वाला फ्लावर दे देते हैं, या फिर कोई दूसरा वाला हम क्या कर देते हैं, फ्लावर। तो अनुराग का मतलब होता है थोड़ा सा प्यार या स्नेह व्यक्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लावर दे दे रहे हैं। मान लो कि भाई मेरा मान लो भाई प्रमोशन हो गया, भाई साहब मेरी लॉटरी लग गई, मान लो मुझे 2 करोड़ का जैकपॉट लग गया, तो तुम आओगे, अरे सर जी मुबारक हो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, एक बुके लेकर के आ रहे हो, फ्लावर लेकर के आ रहे हो, बुके लेकर के आ रहे हो। अरे सर हम तो नहीं लेकर के आएंगे, कंजूस लोगों। तो खुशी बताने के लिए, प्रसन्नता के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, बुके लेकर के आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में आप लोगों ने टॉपर कर लिया, मैं अगर आऊंगा तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना आ जाऊंगा, मैं एक फूलों की माला लेकर के आऊंगा आप लोगों के पास में, माला लेकर के आऊंगा, मतलब वो मेरी खुशी बताने का क्या हो गया है, तरीका हो गया है। दूसरी चीज, अगर बेटा जी देखा हो आपने कि कोई पॉलिटिशियन अगर एक्सपायर हो गए हैं, या फिर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह, मान लो कोई भैया भगवान को प्यारा हो गया, तो उनके जो अंतिम संस्कार वाला जो एरिया पूरा रहता है, वहां पे एकदम व्हाइट कलर के फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्लावर जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वो हमारे दुख दर्द को भी बयां करने के लिए क्या होता है, काम में आता है। कोई अगर पूछे कि मनुष्य के लिए पुष्प का महत्व क्या है, तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग है, उसको व्यक्त करने के लिए ये क्या होता है, काम में आता है। और हमारे लिए क्या काम में आता है, तो जो स्त्रियां होती हैं या फिर जो गर्ल्स होती है, वो इन्हें सजावट के रूप में क्या करती है, उपयोग लाती है। जैसे आपने देखा होगा कल को इसमें जो लड़के बैठे हुए हैं उनकी शादी होगी, तो फिर वो क्या करेंगे भैया, शाम के टाइम में एक वो आता है ना कजरा, कजरा ही बोलते हैं ना उसको, वो लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि लड़कियों को, गर्ल्स को क्या होता है, वो पसंद होता है उन्हें, जब वो बालों के अंदर लगाते हैं, भाई कजरा बोलते हैं ना यार, मुझे पता नहीं उसका नाम, कि जुड़ा बोलते हैं पता नहीं, तो वो लगाते हैं तो खूबसूरत दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो सौंदर्य विषयक मतलब खूबसूरत अगर दिखना है हमें,
तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। मान लो भैया घर में कोई पूजा का फंक्शन है, हमारे पास में पूजा पाठ का फंक्शन है, तो भी हम क्या करते हैं, फूलों की माला वगैरह से सजावट करते हैं। तो फूल का हमारे लिए इंपोर्टेंस क्या निकल करके आ गई, इसकी सौंदर्य विषयक, मतलब कि भैया थोड़ा सा खूबसूरत चीजों को बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। आभूषण के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे आज के समय में तुम लोगों ने देखा होगा कि हल्दी सेरेमनी है, उन्होंने कहा हल्दी सेरेमनी है, तो पूरा येलो येलो कलर का पूरा एटमॉस्फियर, तो वो क्या करते हैं, वो फूल आते हैं ना येलो कलर वाले, उनकी हाथ में क्या कर लेंगे, ब्रेसलेट, और फूलों की येलो कलर के उनकी ही कान वाली जो आते हैं इयररिंग्स, वो पहन लेंगे। और ये जो मांग का टीका होगा उसमें भी एक येलो वाला ऐसा फूल खूबसूरत सा लगा हुआ होगा। ठीक है ना। तो आभूषण के तौर पर भी इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। देखो यहाँ पे जो लड़के हैं उनके तो दिलों में लड्डू फूटने लगे। आहा सर जी क्या खूबसूरत खूबसूरत बातें कर रहे हो आप, तो आज मजा आ गया। ठीक है ना। उन्होंने सपने देख लिए, एज्यूम कर लिया। अरे अभी तुम लोगों की हल्दी सेरेमनी नहीं हो रही है। हाँ जी। और क्या होता है हमारे पास में, कुछ सामाजिक फंक्शन हो गया, कोई धार्मिक या भी कोई सांस्कृतिक हमारे पास में कोई भी चीज हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास में हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लावर का हम उपयोग करते हैं। यहाँ से सवाल देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा स्पेशली, लेकिन फिर भी ये लाइन कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे, इसलिए मैंने आपको क्या किया है, बताया है। हो सकता है कि 2 नंबर में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मनुष्य के लिए पुष्प का क्या महत्व है, लिखिए। तो 2 नंबर में आप ये 2 पॉइंट आप क्या करेंगे बेटा जी, लिख करके आएंगे। ठीक है। कहानी समझ में इतनी आ गई मेरी बात, प्यारी प्यारी सी बात। ठीक है, यस या नो। दूसरी जो स्पेशल सी बात है, जरा उसके ऊपर फोकस करना। आज के समय में बेटा जो फूलों का कारोबार है ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो चला है, बढ़ चुका है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, फ्लावर की खेती करते हैं। ठीक है ना। तो जब फ्लावर की खेती की जाती है, तो फ्लावर की खेती को हम बोल देते हैं क्या, फ्लोरिकल्चर। फ्लावर की जो खेती है, इसका नाम हमारे पास में आ जाता है क्या, फ्लोरिकल्चर, इसका हमारे पास में नाम आ जाता है। बहुत ही स्पेशल सा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि पुष्प की जो खेती होती है उसका क्या नाम होता है, फ्लोरिकल्चर, इसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है ना। पुष्पों की खेती, एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है। क्लियर क्लियर क्लियर। अगर हम किसी साइंटिस्ट की बात करें, कल को आपने भैया क्लास 12 पास की और आगे जाकर के आप क्या बने, एक साइंटिस्ट बने, तो आपके लिए फूल क्या है, क्या आपके लिए फूल आपके गहने हैं, नहीं, आपके लिए फूल जो है वो गहना नहीं है। क्या आप साइंटिस्ट हैं तो आपके लिए फूल आपकी प्रेमिका को देने के लिए नहीं। जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए फूल का एक अलग यूज होता है। वो फूल को कैसे देखते हैं, वो फूल को बेटा एक लैंगिक जनन का क्या मानते हैं, स्थल मानते हैं। ठीक है ना। किसी साइंटिस्ट से अगर जाकर के पूछोगे तो वो बोलेगा कि फ्लावर क्या है, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक स्थल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, एक जगह है। क्यों कहा उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह, क्योंकि इस फ्लावर के ऊपर ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहीं पर ये मेल गेमिट इधर जाता है, फीमेल गेमिट से जाकर के मिलता है, वहीं पर नया प्लांट का क्या आता है, बच्चा हमें देखने को मिलता है। तो साइंटिस्टों के लिए जो फ्लावर है वो क्या होता है, लैंगिक जनन का स्थल होता है। सर जी क्वेश्चन क्या बनेगा, आप ये बताओ हमें, सवाल में क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहां से सवाल क्या बन जाएगा, बहुत खूबसूरत सा एक सवाल यहां पर बनेगा। ठीक है ना। एक जीव वैज्ञानिक के लिए निम्न में से कौन सी संरचना लैंगिक जनन स्थल है, निम्न में से कौन सी संरचना लैंगिक जनन स्थल है, बताओ। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ भैया, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। निम्न में से कौन सी संरचना लैंगिक जनन स्थल होती है, लैंगिक जनन स्थल होती है, कौन सी संरचना लैंगिक जनन स्थल होती है। बड़ी सीधी सी प्यारी सी सिंपल सी बात कि हमारा जो फ्लावर है, जो हमारा पुष्प है, यही क्या होता है, लैंगिक जनन स्थल होता है। क्या आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन स्थल है, निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन स्थल है, निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन स्थल होता है। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। सर जी बड़ा ही सीधा सा सवाल था और सीधा सा आंसर आएगा हमारे पास में, कौन, फ्लावर, पुष्प हमारे पास में लैंगिक जनन स्थल होता है। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात, जो फ्लावर होता है बेटा वो हमारे पास में मॉर्फोलॉजिकल, आकार की
और भ्रूणिकीय क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्यों कहा भ्रूणिकीय का मतलब क्या होता है, भ्रूणिकीय या फिर आकार की आश्चर्य क्यों कहा, जरा ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या, क्योंकि इस पूरे के पूरे फ्लावर के अंदर जब से ये फ्लावर लगता है तब से लेकर के जब तक ये खत्म होता है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हुए रहते हैं, ठीक है ना। पल पल में इसमें क्या होता है, परिवर्तन, हमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये क्या हो गया है, एक आकार की या फिर भ्रूणिकीय आश्चर्य हमारे पास में हो चला है, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। आकार की या फिर भ्रूणिकीय हमारे पास में क्या हो गया है, आश्चर्य हो चला है। बस 2-3 शब्दों का ही मैंने इंग्लिश नहीं बताया है, इन्हीं का नहीं मैंने बताया, बाकी तो सारे हमने इंग्लिश में भी हमने क्या किए, देखे, दोनों लैंग्वेज में देखे। क्लियर। अब देखो, अभी तक मैंने जितनी भी बात बताई इसमें मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, बहुत इजी से सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है यहां पर, पुष्प के आवश्यक जनन अंग क्या है, उदाहरण लिखिए। हमने अभी ही डिस्कस किया था, अभी ही पढ़ा था। आवश्यक जनन अंग हमारे पास में कौन से होते हैं, क्या उदाहरण हमारे पास में होते हैं। तो हमारा जो पुंकेसर था और स्त्रीकेसर, ये हमारे आवश्यक जनन अंग होते हैं। ये डेफिनेशन आपको क्या करना है, लिखना है। पुंकेसर और क्या हो गया हमारे पास में, स्त्रीकेसर। दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया गया कि सहायक जनन अंग क्या होते हैं, बताइए। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बेटा, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सहायता करते हैं। निषेचन में ना तो युग्मक का निर्माण करेंगे, ना ही कोई दूसरा काम करेंगे, सिर्फ सहायता करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सहायक जनन अंग। जैसे हमारे पास में हो गया है कौन, बाह्य दल, और हमारे पास में क्या निकल करके आ गया है, दलपुंज। इन दोनों को हमने क्या कहा है, ये हमारे सहायक जनन अंग हो चले। तो ये इस तरह से अभी जितना हमने पढ़ा उसमें से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बहुत सारे एमसीक्यू करे हैं और 2 हमने क्या किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। क्लियर है, ठीक है ना। कहानी समझ में आ गई है। अब ये बता दीजिए सर थोड़ा सा कि इसमें से कौन सा कहां लिखना है। ये सारी की सारी चीजें अपनी शॉर्ट नोट्स वाली चीजें हैं, और इन सारी की सारी चीजों को बेटा आपकी इस शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी के अंदर लिखना है, इस कॉपी के अंदर लिखना है। जो भी चीज मैं मेरे पेन से लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये लिखा था, जैसे मैंने ये लिखा था, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो मैंने पेन से लिखी है बेटा, ये शॉर्ट नोट्स हैं, और वो आप इस कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जैसे एक ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको कराया, तो इन क्वेश्चन को आप कहां लिखेंगे मेरे लाल, इन क्वेश्चन को हम लिखेंगे ये वाली कॉपी के अंदर। क्वेश्चन आंसर को कहां लिखेंगे, इस वाली कॉपी के अंदर। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है, इन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करना है? तो नहीं, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन नहीं करना है, इन क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करना है। क्या डीपीपी को नोट डाउन करना है? नहीं, डीपीपी को भी नोट डाउन नहीं करना है। डीपीपी वगैरह कुछ भी आपको नोट डाउन नहीं करना है। समझ में आ गया, हर एक चीज क्लियर हो गई है? बताइए रितेश भाई, क्लियर है, कहानी समझ में आ गई है? बाकी बच्चे बताइए फटाफट से। निर्भय भाई उपस्थित हैं क्या, बताइए इस बात को अगर समझ में आ गई हो तो बोलो। क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो बताओ। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब मैं देख रहा हूं आप लोगों की कमेंट, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। यस, 2-2 कॉपियां सर। हाँ बेटा, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत करोगे बेटा जी तो आपको हेल्प मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है ना। यस, लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलेगा सर, 12th रेडी हो जाएगा तो 12th नीट तैयार हो जाएगा। हम बेटा बायोलॉजी के अंदर जिस भी मतलब जिस तरह से हम चीजें पढ़ रहे हैं, आप जब एक दो लेक्चर अटेंड करेंगे तो बेटा आप लोगों को खुद को ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सर ने जिस तरह से पढ़ाया है उसमें हर एक छोटा पॉइंट, हर एक छोटी चीज जो बड़े एग्जाम के अंदर जरूरी है वो आपको क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगी। चाहे आप नीट एग्जाम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सब बनाते हुए चल रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो रही है और आपकी बाकी चीजें भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, पीडब्ल्यू लव जी, बिल्कुल। तो डीपीपी को नोट डाउन क्यों नहीं करना है? अमन सिंह जी, डीपीपी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वो नोट डाउन करने लायक मतलब इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसमें आपका समय खराब होगा। आपको बस उन सवाल को सॉल्व करना है डीपीपी वाले को, और दैट्स इट। आपको भविष्य में अगर आपका कोई क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम अगर हुआ तो भी वो डीपीपी आपको अवेलेबल रहेगी पीडीएफ फॉर्म में, आप कभी भी वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको लिखने से कोई फायदा नहीं है,
ठीक है ना, लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर? बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बातें मेरी समझ में आ गई है? आज के इस सेशन की बेटा ये मतलब स्टार्टिंग का पहला सा सेशन था, और इस सेशन के अंदर बहुत कम ही चीजें हम क्या कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर समझ रहे हैं। बस कुछ ही चीजें मैंने आपको क्या की हैं, बताई हैं और एक्सप्लेन की हैं, ठीक है ना। कुछ ही चीजें मैंने आपको क्या की हैं, बताई हैं, एक्सप्लेन किए। अगर हो सकता है, देखो सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि भाई अगर 200 बच्चे अगर देख रहे हैं तो हर एक बच्चे के मैं मतलब इतना बड़ा हूं कि हर एक बच्चों को मैं एकदम 100% वो कर पाऊं कि सब को प्रॉब्लम समझ में आया। हो सकता है बेटा कि किसी को कहीं ना कहीं दिक्कत आई हो, तो 1 से 2 लेक्चर जो होगा वो आपको कनेक्शन बिल्डअप करने में क्या होगा, लगेगा। धीरे 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 आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप मेरी जो भाषा है या फिर मेरी जो तरीका है उससे आप धीरे धीरे रूबरू हो जाएंगे। और यकीन मानिए कि ये जो पूरा पैटर्न है, जिस तरह से हम समझ रहे हैं, जिस तरह से हम लिखेंगे, जिस तरह से हम पूरे की पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे, वो आपके लिए बेहतर साबित होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। यस सर, बुक परचेस करना है बेटा, अभी मेरा सजेशन है कि आप किसी बुक को मत परचेस कीजिएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप लेक्चर्स को देखिएगा, उसके ऊपर ही फोकस कीजिएगा, और किसी भी चीज़ के ऊपर आपको वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डीपीपी आएगा तो किसे पता चलेगा सर? बेच के अंदर बेटा अनाउंसमेंट, मतलब बेच में अगर कुछ भी तूफान मचता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्लास अगर लगी है, कोई क्लास कैंसिल हुई है, कोई डीपीपी आपको मिली है, टेस्ट होने वाला है, तो अलग ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। आपका एक नोटिस सेक्शन है, वहां पर आपको आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। अगर डीपीपी आई तो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि फलाने फलाने सर ने फलाने फलाने सब्जेक्ट की क्या की है, डीपीपी दी है, ठीक है ना। तो वो आपको मिलेगा। तो आपको मतलब ये मान के चलिए बेटा, पीडब्ल्यू का जो पूरा एप्लीकेशन है या जो पूरा टैक्स सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको कोई भी फॉल्ट या फिर कोई भी वैसी चीज देखने को नहीं मिलेगी, मतलब ओवरऑल आप सेटिस्फाइड ही होंगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को बहुत ज्यादा लॉन्ग, बहुत ज्यादा लेंदी या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न रखते हुए, आज के सेशन की जो बातें हैं उन्हें हम यहीं पर क्या करेंगे, पूर्ण विराम देंगे। और उम्मीद है कि भाई सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आप तक जो बातें हैं वो क्या हुई होंगी, पहुंची होंगी। अगर बातें सारी समझ में आ गई हैं और सब कुछ बढ़िया अगर चल रहा है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर जा रही है, तो भी मुझे क्या कीजिएगा, बताइएगा। जो वाईटी के ऊपर अभी मुझे बच्चे देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिख करके चले जाइएगा, देन मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ जी आपको सारी चीजें क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। लेकिन अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है, सर आपसे पढ़ करके समझ में नहीं आ रहा, सर जी मजा नहीं आ रहा, या फिर कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है और वो रियल फैक्ट है, मतलब वो रियल है बेटा, तो देन कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखिएगा कि वो रियल फैक्ट हो, ऐसा नहीं है कि हम तो आए चलते फिरते और मन से हमने क्या कर दिया, कुछ भी वो कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं बेटा एक गलत चीज है। तो आई होप सो कि आप क्लास 12 के समझदार बच्चे इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ओके, कल और परसों 2 और अपने लेक्चर रहेंगे बायोलॉजी के, वो अपने सेम जैसा आज अपना सेशन था वैसे ही अपने सेशन ही रहेंगे, और मेरी उम्मीद है कि आप बेहतरीन चीज़ों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। शॉर्ट नोट्स वगैरह जैसा मैंने कहा है वैसा आप क्या करेंगे, लिखेंगे, और चीज़ों को सिस्टमेटिक क्या करेंगे बेटा, लेकर के चलेंगे। जहां कहीं प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को मेरे साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और देन ओवरऑल जो बातें हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी डन डना डन डन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा भी रहे आप बताइएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय। होमवर्क क्या रहेगा होमवर्क तो यही है कि शॉर्ट नोट्स में अगर ये चीज़ों को आपको लिख लेना है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, और जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने उन्हें क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। बस इतना ही आपके पास में क्या है, काम है, बाकी तो कोई स्पेशल सा काम नहीं है, ठीक है ना। बाकी कोई भी स्पेशल सा काम आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि परिश्रम बेच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, और आपका जो जिस भी अरमान के साथ, जिस भी एम के साथ आपने इस बेच के अंदर एंटर किया है वो क्या हो, फुलफिल हो। इसी
शुभकामनाओं के साथ में जर्नी हमारी स्टार्ट रहेगी और मिलेंगे हम जल्द, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो कॉल करना है किसी बच्चे को, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। यस, करना है क्या? अरे कहाँ गया वीडियो कॉल? किसे करना है बताओ? चलो कोई नहीं, एक दो क्लास के बाद में फिर करेंगे आराम से वीडियो कॉल, ठीक है ना। वीडियो कॉल पे भी बातें होते रहेंगी। चलिए तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और मज़े से रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं फिर। ओके, बाय 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 बाय।